रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में 52,000 करोड़ के रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी मिली है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, बताइए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में क्या फैसला हुआ है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई। उस बैठक में करीब 52,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये जो 52,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे ना, उसमें इंडियन आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, उन सब के लिए इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे। मिसाल के तौर पर आकाश तरंग खरीदा जाएगा, ये इंडियन आर्मी के लिए होगा। आकाश तरंग क्या होता है कि एक साथ जब आसमान से हमले होते हैं, कभी रॉकेट से, कभी मिसाइल से, कभी ड्रोन से, तो आकाश तरंग सभी हमलों की जानकारी को इकट्ठा करता है, फिर उस पर हमला करता है। तो इसे खरीदने को मंजूरी दे दी गई है। इसी तरीके से अनमैन्ड एरियल व्हीकल खरीदने को मंजूरी दे दी गई है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इन सबको खरीदने को मंजूरी दे दी गई है। एक खास तौर से कामिकेज ड्रोन सिस्टम होता है। जब ड्रोन आता है तो ड्रोन से टकरा करके खुद ड्रोन को नस्तानाबूद कर देता है, तो ड्रोन के लिए आत्मघाती साबित होता है। आजकल ड्रोन से हमले बहुत हो रहे होते हैं, तो उसके लिए काफ़ी कारगर होगा, तो इसे भी खरीदने को मंजूरी दे दी गई है। तो ये सारे उपकरण की कीमत करीब 52,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। और इसको बनाने वाली कंपनियां अगर अलग अलग आप देखें तो जैसे आकाश तरंग को बीएल बनाती है, कुछ इक्विपमेंट को बीडीएल बनाती है, कुछ उपकरण को कुछ प्राइवेट कंपनियां ही बनाती हैं। तो एक तरीके से इन कंपनियों के लिए भी एक बड़े मौके के तौर पर देखा जा सकता है और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदम के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। पावर प्रोजेक्ट में इक्विपमेंट की किल्लत को देखते हुए सरकार ने चीन की कंपनियों को बोली लगाने की छूट देने का फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले 2 साल तक 4 चीनी कंपनियां बगैर रजिस्ट्रेशन भारत के पावर प्रोजेक्ट में इक्विपमेंट देने के लिए बोली लगा सकेंगी। इसका मतलब क्या है, जानने के लिए एक बार फिर चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, इस फैसले के पीछे क्या वजह है, बताइए। दरअसल जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं ना पावर सेक्टर के लिए, वो सारे पावर प्रोजेक्ट बना रही थी, तो उनको पावर इक्विपमेंट की किल्लत हो रही थी। तो उस किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने 4 चीनी कंपनियों को इजाज़त दी है कि ये चीनी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के लिए इन सरकारी पावर कंपनियों के जो प्रोजेक्ट लग रहे होंगे उसमें अपने इक्विपमेंट को बेचने के लिए जो बोली लगा सकते हैं। अब तक क्या था कि इनको बोली लगाने के लिए खास तरह से रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत होती थी, जिसकी ज़रूरत, या फिर कहें कि 2023 में सरकार ने एक आदेश जारी करके कहा था कि भारत की सीमा से सटे जितने भी देश हैं, उन देशों की कंपनियां अगर भारत के किसी ऐसे प्रोजेक्ट में बिड करती हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन इनको मिल नहीं रहा था, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो लिहाजा अब सरकार ने इस रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को खत्म किया है। इन सिर्फ 4 कंपनियों के लिए जो चीन की कंपनियां हैं, और इन 4 कंपनियों को बिड करने के लिए अब किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी, जिसमें टीबी एनर्जी, नानजीगन इलेक्ट्रिकल, न्यू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिकल और ताइकई इलेक्ट्रिकल है। और 2 साल के लिए छूट दी गई, यानी 2 साल तक ये कंपनियां अपने इक्विपमेंट की सप्लाई पावर प्रोजेक्ट में कर सकेंगी और उसके लिए बोली लगा सकेंगी। उसके लिए उनको किसी भी तरह की कोई मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। और सरकार ने साफ किया है कि सिर्फ 4 कंपनियों के लिए है और सिर्फ ये 2 साल के लिए है, और इससे माना जा रहा है कि इसके बाद पावर प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरे हो पाएंगे। ये सारी कंपनियां जो थी ना, कभी ट्रांसफार्मर को सप्लाई कर रही होती थी, कोई केबल सप्लाई कर रही होती थी, कोई स्टिमुलेटर सप्लाई कर रही होती थी, तो वो अब फिर से वापस सप्लाई करना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सरकार एआई को रेगुलेट करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार नया कानून ला सकती है। आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन के मुताबिक मौजूदा कानून डीप फेक से निपटने के लिए काफी था, लेकिन अब नई चुनौतियां आ रही है। इसीलिए एआई के लिए नया कानून बनाने पर विचार हो रहा है। We've, my minister and I, both of us have been on record earlier that we will look at AI regulation when the time is right, and it appears that the time is getting right, and we will start looking at it. The minister has already stated that we will be looking at AI regulation. We believe, and rightly so, that various aspects of existing regulation is something which we could use, and we have used it. We've used the IT rules, we've used other provisions of existing law to address various concerns that AI raises. But now probably the time has come to look at a separate legislation to see how this is.
साइबर फ्रॉड रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है, ये कहना है आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन का। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट डिजिटल एड्रेस मामले की सुनवाई कर रहा है तो हमें इस पर काम करने की जरूरत है। इसीलिए सरकार ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स को नोटिस भेजा है और उनसे पूछा है कि क्या आपके नए फीचर के जरिए स्कैम्स को बढ़ावा मिलेगा। आईटी सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि ई रिक्शा की बैटरी बंद किए जाने की खबरें चिंताजनक है। ऐसे में सरकार ने BAT, BMS और दूसरे ऐप को प्ले स्टोर से हटाने के निर्देश दिए हैं। Facility it provides for committing more cyber crimes, which is a very serious issue. The Supreme Court, in the case relating to digital arrests, has taken up that matter, and this is another dimension of the way that cyber crimes can be committed, which is the reason why we have directed WhatsApp to explain why they have this feature, and likewise we have similarly sought explanations from others. So that is the status. Sir, right now we are seeing that e-rickshaws are being somehow being controlled. That is right. I mean, there are a couple of apps which came up to our notice yesterday, and both of them have been taken down from the app stores. तो प्राइवेसी भी जरूरी, सिक्योरिटी भी जरूरी। ऐसे में व्हाट्सएप का यूजर नेम फीचर सुविधा है या नई दुविधा, समझेंगे शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में। पिछले कुछ दिनों से ई रिक्शा की बैटरी अचानक बंद होने की खबरें सामने आ रही थी, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ था। इसके बाद सरकार ने BAT, BMS ऐप को प्ले स्टोर से हटाने के निर्देश दिए हैं। कैसे ई रिक्शा की बैटरी बंद करता है ये ऐप, बता रहे संवाददाता जावेद मंसूरी। ई रिक्शा वालों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आजकल सामने आ रही है और वो है एक चाइनीज ऐप, जिस ऐप का नाम है BAT, BMS। यानी कि इस ऐप के ज़रिए आप सड़क पर चलती हुई ई रिक्शा को बंद कर सकते हैं। और वो बंद कैसे कर सकते हैं, उसकी तकनीक क्या है वो भी आपको बता दें। दरअसल जिन ई रिक्शा में लिथियम बैटरी होती है उसमें एक छोटा, आप यूँ समझिए कि एक दिमाग होता है जो कि मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है। आपको बता दें कि वो ऐप ये है। अभी मैंने इस ऐप से एक ई रिक्शा जो आप पीछे देख रहे हैं उसको कनेक्ट किया हुआ है और मैं उसको अभी बंद कर सकता हूं। आप देखिए वो ई रिक्शा आ रहा है, यहाँ पर मैं स्विच ऑफ इसको करूँगा। ये देखिए, ये ई रिक्शा अब बंद हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। ये तस्वीर मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, ज़रा इनका मीटर दिखाएं। ये देखिए बंद हो गया, चलते ये देखिए अब ये बंद हो चुका। कोशिश करिए चलाने की, नहीं चल रहा है। देखिए ये ऑन है, चाबी ऑन है। अब मैं देखिए अब ये ऑन कैसे होगा, अब मैं दिखाता हूँ। इसको ऑन किया, यहाँ पर ये ऑन किया, अब ऑन हो गया। ये देखिए अब ये ऑन, अब ऑफ कर रहे हैं तो फिर ऑफ हो जाएगा। ये देखिए सीधे तौर पर ये ऑफ हो रहा है, अब चल नहीं पाएगा। एक बार दिखाएं, देखिए अब ये बिल्कुल नहीं चल रहा है। बंटी कुमार है हमारे साथ। बंटी जी, ये पहली बार आपके संज्ञान में कब आया, क्या कोई दिक्कत? सर ये 2-3 दिन से दिक्कत हो रही है। 2-3 दिन से लगातार चलते चलते कहीं भी बंद कर दे रहा है कोई भी। हाँ, अच्छा। कल गोल मार्केट में बंद हो गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तिवारी चौक पे बंद हो गया था। ये चलते चलते सवारी ले जाते जाते बंद हो जाती है। ये तो खतरनाक इसलिए भी कि पैसेंजर बैठे रहते हैं, एक्सीडेंट हुआ रहता है, एक्सीडेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है एक्सीडेंट, क्योंकि सवारी बोलते क्या हो गया अचानक से। तो आपको कब पता चला? आपने भी ऐप डाउनलोड की? फिर हमारे को कोई बताया जानकार बंदा, जब हमने डाउनलोड करके तब उसको एक्टिवेट किया तो चालू हो गया। ये कितने दिन पहले आपके संज्ञान में आया? ये 3-4 दिन से हो रहा है। 3-4 दिन से हो रहा है। हाँ, तो लोगों को परेशान भी कर रहे हैं? बहुत परेशान हो रहा है। स्कूटी से बंदे घूम घूम के बंद कर रहे हैं, स्कूटी से घूम घूम के गाड़ियों को बंद कर रहे हैं। चलिए अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। शुरुआती तेजी के बाद बाजार ऊपरी स्तरों से फिसलकर बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि मिड कैप शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिली, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स ने लगभग फ्लैट क्लोजिंग ली। बाजार में कैसे रहा है आज का हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन यानी फ्राइडे का सेशन और शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई मार्केट की, लेकिन सेकंड हाफ में ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिला। अगर बात करें लेवल्स की तो निफ्टी यहां पर ऊपरी स्तरों से गिरावट के साथ केवल 100 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ है, लेकिन आज
प्रेशर बनाया बैंकिंग ने। शुरुआत फ्लैट हुई लेकिन वहां से गिरावट नजर आई और अब देखें तो निफ्टी बैंक करीब 100 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी आज बाजार का साथ नहीं दिया है और क्लोजिंग लेवल्स देखें तो मिड कैप में 100 अंकों की गिरावट और स्मॉल कैप की लगभग एक फ्लैट क्लोजिंग हुई है। अगर आज के पिक्चर की बात करें, सेक्टोरियल पिक्चर की, तो यहाँ पर क्लियरली आज भी आईटी शेयरों ने बाजार का साथ दिया। आईटी इंडेक्स की बात करें तो करीब 2% के मूव्स देखने को मिले। इसके अलावा फाइनेंशियल, रियलिटी, मेटल, ऑयल एंड गैस, कैपिटल मार्केट, ये सारे इंडेक्स थे जहां पर खरीदारी देखने को मिले। लेकिन आज साथ नहीं दिया पीएसयू बैंक ने, ऑटो काउंटर्स ने, डिफेंस काउंटर्स ने और एनर्जी काउंटर्स ने। लेकिन इंडिया विक्स यहाँ पर देखेंगे आप तो 4% की गिरावट नजर आई और इंडिया विक्स 12 के लेवल के नीचे कारोबार करता हुआ आज नजर आया। लेकिन आज के निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो यहाँ पर जो लिस्ट है उसमें HCL टेक शामिल है। करीब 6% के गेंस दिखाई दिए। सर्वम के बाद इन्होंने एक और AI डील किया है और इस बार ये डील है यूरोप की कंपनी से, बड़ा करार किया है AI बेस्ड ऑपरेटिंग मॉडल बनाने के लिए, तो वहां से गेंस दिखाई दिए। इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल और बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने निफ्टी को सपोर्ट किया। लेकिन निफ्टी का साथ किसने नहीं दिया उस लिस्ट को देखेंगे तो यहाँ पर बैंकिंग काउंटर्स में से 2 काउंटर, एक्सिस बैंक और SBI बैंक, ये दोनों काउंटर थे जिन्होंने निफ्टी का साथ नहीं दिया। इसके अलावा M&M और L&T, ये दोनों ने भी आज निफ्टी का साथ नहीं दिया और टॉप लूजर में शामिल रहे। आज जो पूरा प्रेशर आया वो बैंकिंग शेयरों से आया और स्पेशली पीएसयू बैंक, जी हाँ, सरकारी बैंकों में आज खासकर ज्यादा दबाव देखने को मिला और ये सभी काउंटर्स थे सरकारी बैंक से जिन्होंने आज बैंकिंग शेयरों पर दबाव डाला और आज मार्केट का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। तो ये था आज के बाजार का पूरा मूड और माहौल। गोल्डीलॉक्स ग्लोबल रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गौतम शाह ने बाजार पर बात करते हुए कहा कि बाजार को बैंकिंग और आईटी सेक्टर से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आईटी सेक्टर में 10 से 15% की रिकवरी आ सकती है। पिछले 2 हफ्तों में हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने मार्केट को संभाला और मार्केट को हेल्प किया ऊपर आने में। अब टेक्नोलॉजी इज स्टार्टिंग टू पार्टिसिपेट। कल और आज काफी अच्छा है। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी इंडेक्स में यहाँ से बड़ी मूव आनी चाहिए क्योंकि जितना वीकनेस होना था पिछले 18 महीनों में मेरे हिसाब से हो गया है, तो वहां पर भी कंट्रीब्यूशन अच्छी है और आईटी को हम कंप्लीटली अवॉइड करके रखे थे। ये व्यू थी हमारी जब 32-33,000 पे आईटी इंडेक्स चलता था। आपके चैनल पे भी मैंने कहा था और हमारा वर्किंग टारगेट था 26,000 के आसपास और 26,000 का जो लेवल है पिछले 2 दिन में आ चुका है। यहाँ पर काफी ओवरसोल्ड सिग्नल्स है, बॉटमिंग सिग्नल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 months वी आर सीइंग ऑन द चार्ट्स और थोड़ा सा न्यूज फ्लो भी ओवरडन है। सबको लगता है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री खत्म हो गई है और एआई डिस्ट्रप्शन इज हियर टू स्टे। मेरा मानना है कि उस पूरे थीम को, उस पूरे पर्सपेक्टिव को मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है। तो अब मार्केट के पास और ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है उसको नीचे ले जाने के लिए। और अगर आप चार्ट्स के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ से 10 से 15% की रिकवरी आ सकती है। क्या बाजार में फील गुड की दस्तक सुनाई दे रही है? ये नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजों से कितनी है उम्मीद? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी चर्चा। बाजार सेंटिमेंट में सुधार शाम 7:57 पर। यूरोप की बड़ी कंपनी की डील से HCL टेक में आज शानदार तेजी रही। आज HCL टेक का शेयर निफ्टी और वायदा का टॉप गेनर बना। HCL टेक में आज तेजी के क्या ट्रिगर है, बता रही है नुपुर। बिल्कुल काफ़ी पॉजिटिव डील है और काफ़ी बड़ी डील है HCL टेक के लिए, जहाँ पे AI से जुड़ी ये डील कंपनी ने अनाउंस की है, जहाँ पे 9,500 करोड़ की ये डील रहने वाली है। डॉलर्स में बात करें तो $1.14 बिलियन के आसपास रहेगी। यूरोप की फॉर्च्यून ग्लोबल 50 कंपनी के साथ स्ट्रैटेजिक जो डील कंपनी ने साइन की है, काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे आउटलुक जो है यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती देखें तो 5.5 साल के लिए रहने वाली है और बाद में इसको रिन्यू कर सकती है कंपनी आने वाले 5 सालों के लिए। हालांकि ये देखें तो कंपनी के लिए पूरा का पूरा नया बिजनेस होगा, 100% नया बिजनेस होने वाला है कंपनी के लिए एआई के तौर पर। और एआई की जितनी भी चिंता थी उससे जुड़े जितने भी ऑर्डर्स कंपनी के लिए आ रहे हैं, डील विंस जो हो रही है, वो स्ट्रीट काफ़ी पॉजिटिव ले रहा है। एआई से जुड़े जितने भी डिजिटल वर्क प्लेसेस है, एंटरप्राइज नेटवर्क है, उसकी कंपनी जो है तैयारी करती हुई नजर आएगी। और पहली बार ऐसा नहीं है कि कंपनी ने एआई में वेंचर किया। लगातार 2025 से देखें तो ओपन एआई के साथ जून 2025 में साझेदारी करी थी। इंडियन आईटी में एडवांस्ड एआई रेवेन्यू जो है कंपनी ने स्टार्ट कर दिया था अलग से दिखाना। पहली कंपनी बनी थी HCL टेक पूरे आईटी इंडस्ट्री में जहाँ पे अलग से लाइन आइटम जो है फाइनेंशियल में नजर आने लगा था।
कुछ दिनों पहले सर्वम एआई में निवेश किया था कंपनी ने, और एआई सेविंग से जितना फ़ायदा जो है कस्टमर्स को हुआ है, उसकी वजह से एकमात्र आईटी कंपनी थी जिसने अपनी सेल्स टीम को कोई पेनलाइज नहीं किया था। तो ये भी जो है स्ट्रीट को काफ़ी पसंद आया था। इस पर सीएलएसए की तरफ से जो है बुलिश व्यू आते हुए नजर आया। उनका कहना है कि FY27 रेवेन्यू मार्जिन गाइडेंस जो है वो बरकरार रहने की उम्मीद है। लगातार चौथे साल सबसे तेज बढ़ने वाली सबसे बड़ी आईटी ग्लोबल कंपनी बन सकती है आगे चल के। लार्ज कैप आईटी में टॉप पिक भी है। हालांकि रेटिंग कायम रखी है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है जिस हिसाब से स्टॉक में कमजोरी देखने को मिली है, उसके बाद यहां पे कटौती टारगेट प्राइस में आपको दिखेगी। स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो HCL टेक पिछले 8 सालों में कैसा परफॉर्मेंस करता है, Q2 और Q3 को कंबाइन कर ले तो 20% रिटर्न उस दौरान आते हुए नजर आते हैं। Q1 और Q4 में देखें तो 3% के रिटर्न रहते हैं, क्योंकि ये सीजनली वीक क्वार्टर होता है रेवेन्यूज के टर्म्स में भी। और इस साल 2026 में ऑलरेडी स्टॉक जो है अच्छा खासा दबाव देख चुका है, 30% नीचे आपको नजर आए। तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, एआई में काफी कुछ वेंचर कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, और डील्स भी यहाँ पर लगातार आती हुई नजर आ रही है। पहली तिमाही में कमजोर अपडेट के बाद एवेन्यू सुपरमार्ट्स में आज करीब 5% की गिरावट रही। क्या हुआ है डीमार्ट में, कंपनी के Q1 अपडेट के बारे में समझा रहे हैं आशीष। देखिए, कमज़ोर अपडेट यहाँ पर Q1 का देखने को मिला। अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ आई है तकरीबन 15% की, जो कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम। स्टोर एडिशंस, अब टोटल स्टोर्स की जो संख्या है 503 है, लेकिन खास बात ध्यान रखिएगा कि जो स्टोर एडिशन का आंकड़ा ये भी मार्केट को पसंद नहीं आया। अब ग्रोथ की बात करें तो 15% की स्टैंडअलोन रेवेन्यू ग्रोथ आई है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 19 से 20% की ग्रोथ, यानी 4 से 5% अनुमान से कम यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। अब साथ में अगर आप देखें तो जो स्टोर एडिशंस है ये अब तक कई सालों में सबसे धीमी गति से इन्होंने नए स्टोर्स की संख्या अपनी बढ़ाई है, तो ये भी मार्केट को पसंद नहीं आया। खास बात अगर आप देखें तो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट ये पिछले साल के मुकाबले 3% घटी है, लेकिन Q4 जो था यानी प्रीवियस क्वार्टर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था। हमें याद है कि जब Q4 के अपडेट्स आए थे तभी भी स्टॉक में बड़ी रैली आई थी और फिर नतीजों के बाद भी ये स्टॉक चला था। तब अगर आप देखें तो जो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट का आंकड़ा है इसमें 2% का इजाफा था। इस बार 3% की गिरावट देखने को मिली। अब इस स्टॉक में खास बात क्या है कि एक तो वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा महंगे, उम्मीदें बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर थोड़ा सा भी स्लाइटली मिस हो जाते हैं नंबर्स तो मार्केट सीवियरली पनिश करता है। 4.5% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज हाउस की एक्सटेंसिव कवरेज है स्टॉक के ऊपर, तो इसमें आप देखें तो HSBC रिड्यूस की रेटिंग दे रहे 3870 के टारगेट के लिए। UBS ने यहां पर अक्यूमुलेट की रेटिंग दी, हालांकि कमेंट्री इनकी भी अच्छी नहीं है, लेकिन इनका टारगेट अक्यूमुलेट की रेटिंग के साथ 5500 का है। और गोल्डमैन सैक्स स्टॉक के ऊपर बहुत लंबे समय से बेरिश है, अभी भी बिकवाली की राय दे रहे हैं पूरे 4000 के टारगेट के लिए। अब आपको बता दें, जून में बाजार का सेंटिमेंट सुधरने के साथ ही मार्जिन ट्रेडिंग में भी उछाल दिखा है। कितना दिखा है उछाल और किन शेयरों में बढ़ा है ट्रेडर्स का फोकस, बता रहे हैं हरमास फटाकिया। एक चीज़ ट्रेंड कॉमन तो यही है कि MTF बुक में बढ़ोतरी जारी है, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी है वहाँ पर जो है वो असली हाईलाइट है। पहले मेन नंबर ही देख लेते हैं, क्योंकि जून के महीने में 7% की बढ़ोतरी देखने मिली है मई के मुकाबले में। 1.35 लाख करोड़ का आंकड़ा निकल कर आया है MTF बुक का जून महीने के अंत में। अब इसके टॉप 5 कंस्टिट्यूएंट्स कौन से हैं इस पर ज़रा हम नज़र डाल लें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम सबसे ऊपर आता है। 2206 करोड़ की पोजीशनिंग अब MTF बुक में है। सबसे बड़ी पोजीशनिंग इस स्टॉक में देखने को मिली है। 41% का उछाल मई के मुकाबले में देखने मिला है। और इन्फोसिस में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी परसेंटेज वाइज अगर टॉप 5 की देखें तो 56% की उछाल MTF पोजीशंस में देखने मिली है। 2000 करोड़ के पार अब ये नंबर निकल गया है। लेकिन HDFC बैंक जो कि मई महीने के अंत में सबसे ऊपर इस लिस्ट में शामिल था, वहां पर 20% की गिरावट देखने मिली है। एक वक्त पर यह आंकड़ा जो था वो 2400 करोड़ के आसपास था, वहां पर थोड़ा सा लिक्विडेशन हुआ है, अनवाइंडिंग हुई है और अब ये नंबर जाकर के 1800 करोड़ के आसपास आता हुआ दिख रहा है। और TCS में भी इन्फोसिस के लाइंस में जो है 23% का उछाल यहां पर भी देखने मिला है और 1600 करोड़ की पोजीशनिंग वहां पर भी देखने मिल रही है MTF बुक में। अब उन स्टॉक्स पे नजर डालते हैं जिनकी सबसे ज्यादा पोजीशनिंग में बढ़ोतरी हुई है जून के महीने में। परसिस्टेंट सिस्टम्स, अगर आपको याद होगा तो पिछले महीने ये स्टॉक जो है उन स्टॉक्स में शामिल था जिनकी पोजीशनिंग घटी है और इस महीने जो है 146% का उछाल देखने मिला है। 220 करोड़ से बढ़कर लगभग 550 करोड़ का आंकड़ा जून के अंत में देखने मिला है। वेदांता में भी डीमर्जर के बाद इसका दूसरा पूरा महीना था एज अ ट्रेडिंग स्टॉक। 908 करोड़ की पोजीशनिंग यहां पर भी देखने मिली है। BSE में 71%, टाटा स्टील में लगभग 70%
37% का उछाल जून के महीने में देखने मिला था। एक स्टैंड आउट ये है कि सिल्वर ETF जो है निप्पॉन AMC का सिल्वर ETF, वहां पर वापसी देखने मिली है। एक वक्त ऐसा था इस साल जब सिल्वर ETF जो था ये निप्पॉन AMC वाला, वो सबसे ऊपर MTF बुक में पोजीशन था, जब चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने मिला था। लेकिन जैसे जैसे गिरावट आती गई वैसे वैसे यहां पर भी लिक्विडेशन देखने मिला था। लेकिन जून के महीने में 31% का उछाल यहां पर देखने मिला है। 913 करोड़ की पोजीशनिंग यहां पर देखने मिली है। अब उन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जिनकी पोजीशनिंग में कमी आई है, और ये सभी 5 स्टॉक जो है निफ्टी 50 के कंस्टिट्यूएंट्स है। पिछले महीने SBI का नाम टॉप 3 में शामिल था, लेकिन यहां पर 43% की गिरावट देखने मिली है। तो यहां पर काफी ज्यादा लिक्विडेशन जून के महीने में देखने मिला है, नतीजों के बाद और काफी सारी चीजों के बाद। ट्रेंट में भी जो है बिकवाली जारी थी और यहां पर भी थोड़ा सा लिक्विडेशन देखने मिला, 37% का। बजाज फाइनेंस में 35% और इंडिगो में 42% का लिक्विडेशन देखने मिला था। तो कुल मिलाकर बात यही है कि MTF पोजीशनिंग बढ़ती जा रही है, MTF बुक में इजाफा हो रहा है, लेकिन निफ्टी के काफी सारे ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिनमें अनवाइंडिंग देखने मिली है, HDFC बैंक इंक्लूडेड। सीमेंट शेयरों में आज अच्छी तेजी रही। हालांकि जून में सीमेंट की डिमांड कमजोर रही है और अगली तिमाही में भी सुस्ती के आसार है। सीमेंट स्पेस में क्या चल रहा है, बता रहे हैं आशीष। देखिए, बहुत कुछ चल रहा है फिलहाल के लिए। जैसे कि आपने बताया कि जून में डिमांड कम होती है, ये सालों से मतलब ये एक पैटर्न ही बना हुआ है सीमेंट की कंजम्पशन डिमांड का। लेकिन मार्केट थोड़ा सा आगे देख रहा है और थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी के चलते आप देखें कि स्टॉक्स अब ऑफलोज की रिकवरी दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीमेंट का जो चैनल चेक्स किया है ब्रोकरेजेस ने, सब बता रहे कि मांग थोड़ी सी सबड्यूड है। चारों तरफ जितने भी आप देखें तो रीजन्स हैं, यहाँ पर सबड्यूड आपको डिमांड नजर आएगी। और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है ये मॉनसून की वजह से भी थोड़ी सी धीमी हो जाती है, तो डिमांड पर सीधा असर यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब मांग सबड्यूड होती है तब ये जो डीलर्स हैं ये प्राइजेस कैसे रखें, इसके ऊपर काफ़ी निर्भर करता है कि आगे जाकर सीमेंट स्पेस की जो चाल है वो कैसी देखने को मिलेगी। तो प्राइजेस अगर आप देखें तो नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट में स्लाइटली थोड़े से स्टेबल साइड पर देखने को मिले, और बाकी के अगर आप देखें तो थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन इन स्टॉक्स में रिकवरी का कारण ये भी हो सकता है कि पेटकोक की कीमतें आप देखें, क्योंकि जब कच्चा तेल बढ़ रहा था, वेस्ट एशिया का तनाव था, तो दुनिया भर में सभी प्रकार की जो एनर्जी है बड़ी महंगी हो गई थी। और ऐसे में क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट सीमेंट के लिए बहुत ज़्यादा होती है, तो इनके मार्जिन्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अब आप पेटकोक को समझिए, ये कि अभी भाव चल रहा है $132 प्रति टन के आसपास, और इसमें अगर आप देखें तो सीक्वेंशियल तौर पर $20 की प्रति टन की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन हाई से अगर आप देखें ना तो ये काफ़ी कम हुआ है। $168 के आसपास का भाव चला गया था प्रति टन, जो कि अब 132 हो गया है, यानी $36 करेक्ट हो चुका है। तो मार्केट इस चीज़ को फोकस कर रहा है कि आगे जाके जो एनर्जी कॉस्ट शायद Q1 में बढ़ा हुआ नजर आए, Q2 के बाद से ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा और वहां से आप देखें तो एक बेनिफिट मार्जिन्स पर देखने को मिलेगा। लेकिन चैनल चेक है तो एक बार कीमतों की बात करनी पड़ेगी। अब आप पूर्वी भारत में देखें यानी ईस्ट में, तो तकरीबन आपको ₹7 प्रति बोरी ये कीमतें घटी हैं, ये स्लाइटली नेगेटिव है। दक्षिण में आप देखें तो ₹10 प्रति बैग है, लेकिन पश्चिम भारत में मांग रिजिलियंट है, ये बड़ा टेक अवे है। और यहाँ पर आप देखें तो ऐसे सिनेरियो में ₹10 प्रति बैग कीमतें बढ़ी हुई हैं। अब फोकस रहेगा कि आगे आने वाले 2 महीनों में क्या रोल बैक प्राइजेस होते हैं कि नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट फोकस कर रहा है एनर्जी कॉस्ट पर। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती से जूझ रही है। कहीं महंगाई की चिंता है, कहीं जियोपॉलिटिकल तनाव, तो कहीं निवेश की रफ्तार धीमी पड़ रही है। लेकिन इस वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती के संकेत दे रही है। सरकार के ताजा आर्थिक आंकड़े बताते हैं कि ग्रोथ सिर्फ बरकरार नहीं है, बल्कि कई मोर्चों पर और मजबूत होती दिख रही है। आखिर कौन कौन से संकेत बताते हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी अभी भी ट्रैक पर है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया में अनिश्चितता के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ मजबूत ही नहीं है, बल्कि इसकी रफ्तार भी थमती नजर नहीं आ रही। ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली
बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। खास बात ये रही कि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में ग्रोथ और तेज होकर 7.8% तक पहुंच गई। यानी साल खत्म होते होते अर्थव्यवस्था की रफ्तार और मजबूत हुई। सिर्फ जीडीपी ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार भी दमदार बनी हुई है। HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI लगातार 37वें महीने 50 के ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब साफ है, देश में उत्पादन बढ़ रहा है, नई बुकिंग आ रही है, खरीदारी हो रही है और रोजगार भी बढ़ रहा है। देश की सर्विस इकोनॉमी भी पूरी ताकत से दौड़ रही है। HSBC इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स अप्रैल में 58.8 से बढ़कर मई 2026 में 59.8 हो गया है। ये नवंबर 2025 के बाद सबसे मजबूत स्तर है। नए ग्राहक, बढ़ते ऑर्डर और एक्सपोर्ट की मांग में सुधार सर्विस सेक्टर को नई ऊर्जा दे रहे हैं। उधर फैक्ट्रियों का उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है। मई में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP बढ़कर 5.1% हो गया। ये पिछले 5 महीने का उच्चतम स्तर है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई का रहा। मैन्युफैक्चरिंग में मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और बेसिक मेटल्स जैसे सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कैपिटल गुड्स में करीब 13% की बढ़ोतरी ये इशारा देती है कि उद्योग जगत निवेश बढ़ा रहा है। सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने में भी पीछे नहीं है। मौजूदा वित्त वर्ष में पहले 2 महीनों में ही करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा चुका है। ये बताता है कि सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर है। सरकार के कैपेक्स पुश में रेलवे का बड़ा योगदान है। रेलवे ने अप्रैल मई में 84,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया है। ये रेलवे के सालाना कैपेक्स लक्ष्य का करीब 30% है। रेलवे, सड़क, डिफेंस, टेलीकॉम और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तेज निवेश का असर आने वाले महीनों में भी दिखाई दे सकता है। सरकार की कमाई भी बढ़ रही है, जो मजबूत आर्थिक गतिविधि का बड़ा संकेत माना जाता है। जीएसटी कलेक्शन में मजबूत ग्रोथ देखी जा रही है। जून में जीएसटी कलेक्शन करीब 14% बढ़कर 1,95,000 करोड़ रुपए पहुंच गया। मौजूदा वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी करीब 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 17 जून तक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 5.21 लाख करोड़ रहा है। इसका मतलब है व्यापार भी बढ़ रहा है, कमाई भी और टैक्स बेस भी मजबूत हो रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स भी यही कहानी बयां कर रहे हैं। ई-वे बिल में बढ़ोतरी हो रही है, बिजली की मांग तेज हुई है, बंदरगाहों पर कार्गो बढ़ा है, ऑटोमोबाइल बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है और ग्रामीण इलाकों में भी वाहनों की मांग लगातार मजबूत है। शहर हो या गांव, खपत और आर्थिक गतिविधियां दोनों रफ्तार पकड़ती नजर आ रही हैं। हालांकि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। वैश्विक तनाव, कच्चे तेल की कीमतें और दुनिया की सुस्त मांग जैसी चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे यही संकेत दे रहे हैं कि मजबूत घरेलू मांग, सरकारी इंफ्रा निवेश और निजी क्षेत्र की बढ़ती गतिविधियां भारत की ग्रोथ स्टोरी को मजबूती दे रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश अब आफत बनती नजर आ रही है। हम आपको देश भर से ऐसी ही कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मूसलाधार बारिश से पंचगंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और निचले इलाके पानी की चपेट में आ गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा में दुर्गम पहाड़ी इलाके में फंसे 24 श्रद्धालुओं को 2 दिन बाद सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। किन्नौर में चोलिंग नाले में आए फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी। मलबे और पत्थरों की चपेट में कई गाड़ियां दब गई। तो मध्य प्रदेश के बैतूल में भैंसाई नदी उफान पर है, जहां कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। जयपुर में तो कुछ घंटों की बारिश ने एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी, जहां आईसीयू और इमरजेंसी तक में पानी भर गया। इस बीच पंजाब के पठानकोट में जल भराव के बीच यात्रियों से भरी बस फंस गई, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। कुल मिलाकर देश के कई राज्यों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और उसके साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई है। वहीं मुंबई में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तेज बारिश के कारण कई इलाकों में भारी जल भराव हो गया है, जिसकी वजह से एक बार फिर शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को गाड़ियां चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह सड़कों के पानी में डूबने से लंबा जाम लग गया। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट दिया है। और अब खबरें फीफा वर्ल्ड कप से। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पोर्तुगल ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल यानी राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। पोर्तुगल ने क्रोएशिया को 2-1 से मात दी। अब पोर्तुगल का मुकाबला 2010 की चैंपियन रही स्पेन के साथ 7 जुलाई को होगा। दूसरे मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। टीम ने 2010 के बाद पहली बार नॉकआउट मैच जीता है और तीसरे मैच में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को हराकर लगातार चौथी बार टॉप 16 में जगह बना ली है। वही फीफा वर्ल्ड कप में आज लियोनेल मेसी के अर्जेंटीना का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। मेसी इस टूर्नामेंट में 6 गोल कर चुके हैं। वे गोल्डन बूट की रेस में दूसरे नंबर पर है। यह मैच रात 3:30 बजे खेला जाएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और मिस्र का मुकाबला आज रात 11:30 बजे से खेला जाएगा और आखिरी मुकाबला कोलंबिया और घाना के बीच होगा, जो कल सुबह 7 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।